नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन, श्रमिक और सियासत, क्योंकि श्रमिकों पर सियासत का खेल लगातार जारी है। लॉकडाउन पर सियासत लगातार जारी है। मजदूरों को मुद्दा बनाकर राजनीतिक पार्टियां खूब रोटियां सेक रही हैं। कभी मजदूरों के प्लान पर राजनीति होती है तो कभी मजदूरों को दी जाने वाली बसों की सेवा पर भी राजनीति हावी है। इतना ही नहीं, अब इस पर सोशल मीडिया में शब्दों की मर्यादा को भी तार तार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं रेलवे ने यात्री ट्रेन की लिस्ट जारी कर दी है जिनका परिचालन 1 जून से शुरू होगा। इनमें तुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी, पूर्वी एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं। इससे पहले जारी एक बयान में रेलवे ने कहा था कि यह ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित होगी, लेकिन फिर यह कहा कि ट्रेनों में एसी और गैर एसी ट्रेनें, इस तरह के कोच भी होंगे जो पूरी तरह से आरक्षित होंगे। तो तमाम प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है, राजनीति का खेल जारी है। मजदूरों को कितना लाभ मिला, कितना नहीं मिला, तस्वीरें सबके सामने हैं। लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो फैसला लिया, जो लॉकडाउन किया गया, उससे काफी हद तक लगाम लगी है और जो सरकार डिसीजन ले रही है वो भी सराहनीय है। ये महामारी जो है, इसका क्या बिहेवियर होगा, और मैं समझता हूं कि ये बहुत फारसाइटेड डिसीजन था प्रधानमंत्री जी का। बहुत एन समय पे लिया उन्होंने और बहुत इफेक्टिव रहा, क्योंकि हमने शुरू में चीन से जो उड़ानें आ रही थी वो बंद करवा दी। जो बाकी विश्व भर में जो हॉटस्पॉट्स थे, जैसे ईरान, इटली, साउथ कोरिया, वहाँ से जो हमारे नागरिक या बाकी पैसेंजर लौट रहे थे, उनकी हमने एयरपोर्ट्स पे चेकिंग शुरू कर दी। हमारी जो 30 कोई हवाई अड्डे हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर भी आते हैं, तो कम से कम हमने 15 लाख 30,000 लोगों की वहाँ पे स्क्रीनिंग की। पर जब लगा कि हमारे यहाँ तो इफेक्टिव हो गया, पर दुनिया भर में ये महामारी बढ़ती जा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हम 23 मार्च से लॉकडाउन में रहेंगे। वो अनाउंस हुआ। अच्छा, उस अनाउंसमेंट के कारण, और क्योंकि ये लॉकडाउन काफ़ी इफेक्टिव और हार्श था, आज जो हमारी मोर्टेलिटी रेट है, टोटल नंबर ऑफ हमारे जो नागरिक हैं, बहन भाई हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो अभी कंट्रोल में है। फिगर कोई 3,000 के करीब। अब देखिए, जो दुनिया के बड़े शहर हैं, न्यूयॉर्क जैसे, वहाँ पे एक समय 2,000 लोगों की मृत्यु एक दिन में हो जाती थी। तो हमारी टोटल 2 महीने में अगर 3,000 हुआ है। इसको दूसरी चीज़ देखिए, हमारा रिकवरी रेट बहुत हाई है। डबलिंग रेट इस समय 23% है। 23% का मतलब है, मान लीजिए आपकी जो इफेक्टेड पॉपुलेशन अगर आज 1 लाख है, तो 23 दिन के बाद वो दुगनी होगी। और हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो करीब 3% है, वो काफ़ी लो है। पर 3% के बीच में भी इसमें से 85% ऐसे लोग हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग कंडीशंस थी। कोई डायबिटिक थे, इंसुलिन डिपेंडेंट, कुछ हाइपरटेंशन के केसेस थे, एस्थमा के पेशेंट्स थे। अगर आप इसको देख लें तो इसका मतलब है काफ़ी हद तक ये कदम जो उठाए गए हैं, ये उनसे हमें सफलता मिली है। पर साथ साथ ये जो निर्णय है कि आप कितनी देर टोटल लॉकडाउन रख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ऐसा टोटल लॉकडाउन 2 महीने और लगा दें, तो आपको क्या लगेगा उस समय? जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है और जो लोगों के डेली लाइफ के चैलेंजेस हैं, देखिए प्रोडक्शन बंद हो गई कई जगह। अब मैं आपका सिविल एविएशन सेक्टर बैठता हूँ, पिछले 2 महीने से हमारे जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पे बिल्कुल रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं हुई। हमारे जो हवाई जहाज़ हैं, जो हमारे एयरलाइंस हैं, उनको 2 महीने में कुछ नहीं हुई। हमें कुछ लोगों ने नागरिक उड़ान, एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज और ऐसी सर्विसेज। तो लॉकडाउन को लेकर सियासत का खेल जारी है। तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है काबिले तारीफ तो है, लेकिन बिना सोचे समझे उसमें श्रमिकों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। आलम यह है कि लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी श्रमिकों को हो रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो सुन लेते हैं। मतलब जाहिर है कि अगर इनको लग रहा है कि हम सामान्य की ओर अग्रसर हों, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। अभी 4 दिन पहले कहा गया था कि 30 तारीख से पहले कुछ भी नहीं होगा, 31, फिर अब ये बदलाव, ऑर्डर के बाद फिर कई जो तब्दीलियां हो रही है ना, इससे विरोध नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्सिस्टेंट थिंकिंग का थोड़ा अभाव दिख रहा है। बहुत एपिसोडिक एंगेजमेंट हो रहा है। और जाहिर है कि इस प्रकार की महामारी से जब आप लड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी दरकार होती है कि सोच समझ
और सूझबूझ से कंसिस्टेंट डिसीजन लिए जाएं। मैं शुभकामनाएं दूंगा कि उनका ये निर्णय मुकम्मल हो। बस इतना आग्रह होगा कि एग्जॉर्बिटेंट फेयर्स ना रखे जाएं, इस पर थोड़ी एक समझदारी विकसित करनी होगी। उपयुक्त बसें 879, जो अगर मैं प्रतिशत का आकलन करूं तो 88% है, यानी कि 1000 में 88% बसें फिट थी, उनका उपयोग किया जा सकता था। पहले आपने कहा लखनऊ भेजो, फिर उस पर जब प्रतिकार हुआ, फिर आपने कहा गाजियाबाद, नोएडा, फिर आपने विलंब करते रहे, अटकाते रहे। नतीजे में क्या हुआ? बसें वापस हुई और वो माइग्रेंट, प्रवासी मजदूर, वो इस मुल्क में मायने नहीं रखता साहब। इस मुल्क में से बड़े चंद 5% लोग मायने रखते हैं, उनके सरोकारों पर हम बात करते हैं। मजदूर के खून पसीने के लिए सिर्फ इलेक्शन का टाइम होता है। चुनाव के टाइम में बड़ी शिद्दत से इनकी बातें की जाएंगी। अब तो चुनाव नहीं है ना सर पे, अब नहीं बात होगी इनकी। ये इस पूरे प्रकरण में मैंने देखा संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा देखी है। और मैं सोचता हूं एक बार भाजपा के नेतृत्व को बीते 72 घंटों को सोचना चाहिए। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन एक बार ये तो देखना होगा ना कि ये पीड़ा कोरोना ने पैदा की या कोरोना की कुव्यवस्था ने पैदा की। प्रथम लॉकडाउन का जब अनाउंसमेंट हो रहा था, क्या हमारे शासक वर्ग ने, हमारे प्रधानमंत्री जी की टीम ने, उनके खुद के संवाद ने कभी ये सोचा कि प्रवासी मजदूर नाम की भी एक एजेंसी है, एक बड़ा वर्ग समूह है? जब आप कहते हैं स्टे होम स्टे सेफ, उनका कौन सा होम है साहब? गुड़गांव के 10 बाय 10 के एक कमरे में, खोली में 20 लोग रहते हैं। क्या उनको इस विपदा के क्षण में अपने लोगों के बीच में जाने की इच्छा नहीं थी? तो आप उसको, दूसरी बात, आप बहुत कुछ कर सकती थी फाइनेंस मिनिस्टर, शायद आपके हाथ बंधे हो। आप मनरेगा, जिसको आप की पूरी पार्टी कहती थी कि अरे वो तो मॉन्यूमेंट है फेलियर का और वगैरह वगैरह, आज आपने उसमें पैसे डाले हैं। एक कदम और आगे बढ़ती, वेज बढ़ाती, मनरेगा का मैंडेज बढ़ाती। दूसरी बात, आपके पूरे पैकेज से आलोचना के पीछे एक पक्ष ये भी है कि ये चिंता तात्कालिक है, जरूरत तात्कालिक है, और आपकी सारी घोषणाएं, सो कॉल्ड रिलीफ, वो भविष्य की एक अनियत स्थिति के लिए है, अनिश्चितता से भरी हुई। तो ये तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है लॉकडाउन को लेकर। जो तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो ये बता रही है कि मजदूरों पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। इससे पहले बसों को लेकर हमने देखा कि किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां तमाम पार्टियों ने सेकी हैं। एक कहते हैं कि हमें परमिशन दीजिए, हम बसें चलाएंगे। जब बसें सामने आती हैं तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। मजदूर इस वक्त एक ऐसा टारगेट बन चुके हैं जिस पर तमाम पार्टियां इनके विश्वास को जीतने की कोशिश कर रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मजदूरों के दर्द को आज तक किसी ने समझने की कोशिश तक नहीं की है। तमाम राज्यों की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां से मजदूरों के प्लान का सिलसिला जारी है। और अब ट्रेनों को लेकर जो बात सामने आ रही है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है, इससे पहले भी जब ये ट्रेनें चलाई गई थी लोगों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ा था। और सबसे ज्यादा परेशानी उस गरीब तबके को करनी पड़ी थी जिनको ऑनलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमने देखा था कि भारी तादाद में स्टेशन पर श्रमिक पहुंच गए जिनका कोई ऑनलाइन टिकट कंफर्म नहीं था। उनको यह लगा कि ट्रेनें चल रही हैं, जैसे कैसे करके उनको भी जगह मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले सरकार ने जो डिसीजन लिया है ट्रेनें चलाने का, एक सराहनीय कदम है, राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन उन मजदूरों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हालांकि उम्मीद अब यही है कि ट्रेन के बाद अब जो एयरलाइंस हैं वो भी उड़ानें भरेंगी, फ्लाइट्स भी उड़ान भरेगी ताकि लोगों को राहत मिल सके। और चलिए मुंबई से बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। ये मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोरोना को लेकर। ये बड़ी खबर है, 24 घंटे में 1372 नए केस सामने आए, जबकि 41 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मुंबई में यह आंकड़ा 24,118 तक पहुंच चुका है। अब तक 841 लोगों की इस वायरस की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुंबई से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई एक ऐसा केंद्र बना है जहां पर हर घंटे के हिसाब से नए नए केस सामने आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आलम यह है कि तमाम राज्यों की कंपेयर में महाराष्ट्र इस वक्त नंबर 1 पर चल रहा है, जहां पर नए नए केस सामने आने के बाद सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
तो फिलहाल 24 घंटे में 1372 ये नए केस सामने आए और खबर यह भी है कि 41 लोगों की इस वायरस की चपेट में आने से मौत भी हुई है। तो कितनी रफ्तार है इस वायरस में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र जहां पर बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से समय बढ़ रहा है लॉकडाउन का, लोगों को छूट दी जा रही है, रियायतें जो मिल रही हैं, उसकी वजह से भी ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं और आलम यह है कि बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मुंबई में सबसे ज्यादा स्थिति दयनीय बनी हुई है। लंबे समय तक कामकाज बिल्कुल ठप है, फिल्मों की शूटिंग रुकी हुई है। आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम पांडे इस वक्त फोन लाइन पर है। शुभम, मुंबई से जो नए नए केस सामने आए हैं उसके बाद से डराने वाले ये आंकड़े हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जिससे लगातार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले कई दिनों से यहाँ पर हजारों की तादाद में संख्या बढ़ती जा रही है। और पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर 1372 नए मामले सामने हैं, जबकि पूरे दिन में 41 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ यह आंकड़ा यहाँ पर 24,118 तक पहुंच चुकी। इतना दूसरे अन्य राज्यों में जितना नहीं, जहाँ पर जितना मुंबई में मरीजों की जो संख्या है वो पहुंचे। अब मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 8 से 41 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात, पिछले 24 घंटों में हम देख रहे हैं कि 2250 मामले सामने हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हुई। तो लगातार आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं न कहीं भयानक तस्वीर मुंबई और महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 29,000 से ज्यादा यहाँ पर मरीजों की संख्या हो चुकी है। इजाफा हो रहा है। चिंताजनक स्थिति पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई और शुरुआत से लेकर अब तक हम देखें, मौत का आंकड़ा ना कम हुआ, ना मरीजों का आंकड़ा कम हुआ है। अब सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण सख्त कदम उठाए जा रहे हैं या फिर स्थिति अभी भी जस की तस बनी है? देखिए, इसमें ईद है, सोमवार को पूरे देश भर में ईद है। इस वजह से मुंबई में पैरामिलिट्री की फोर्सेस अब यहाँ पर आ चुकी हैं और जगह जगह 9 जो है जोन, वहाँ पर 9 विभिन्न जो मुस्लिम संक्रमित इलाके हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के ज्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन की ईद प्रयास करने के बाद के बाहर इस वजह से बीती रात से ही यहाँ पर जगह जगह पैरामिलिट्री की फोर्सेस लगनी शुरू हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कहीं न कहीं अब इसमें असफल होती हुई नजर आ रही है कि वो उनकी जो पुलिसकर्मी है महाराष्ट्र से, वो लोगों से लॉकडाउन का पालन नहीं करवा पा रही। इस वजह से बिल्कुल शुभम, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जो ईद है वो नजदीक है और उस वजह से कोई लापरवाही ना बरती जाए, फोर्स को वहां पर तैनात किया गया। लेकिन इससे पहले हमने देखा है जब रमजान का महीने की शुरुआत हुई थी, लोग शाम के वक्त सड़कों पर भारी तादाद में नजर आए थे। उस वक्त भी यही कहा गया था कि रमजान की शुरुआत हो रही है, चौकसी बढ़ती जाएगी, किसी को भी एक साथ इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, विभिन्न इलाके जहाँ पर ऐसे लोग घरों से बाहर निकलते हैं, न पुलिस वालों की सुनते हैं, न किसी अन्य स्थानीय नेताओं की। इस वजह से यहाँ पर लोग रहे। अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें, महाराष्ट्र सरकार की इक्का दुक्का नेताओं को छोड़कर बाकी कोई जो है जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा है। शायद यही वजह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करें। चाहे बात करें मुंबई के गोवंडी, चाहे धारावी के इलाके, वहाँ के स्थानीय विधायक है वो वहाँ के मुंबई में इस समय जो रहते हैं वो खुद घरों से बाहर नहीं निकलते हैं और लोगों से अपील नहीं करते हैं। इस वजह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन वहां पर फैलते जा रहा है। मुंबई की ऐसे सैकड़ों इलाके हैं जहां पर स्थानीय विधायक घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इस वजह से कोरोना का आंकड़ा मुंबई में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में स्थिति जो है सरकार के हाथों से दिन ब दिन निकलती ही जा रही है और इसी को लेकर की सरकार में अब जो है नोक झोंक भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि शिवसेना जो है एनसीपी और कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन, श्रमिक और सियासत की, क्योंकि सियासत का खेल शुरुआत से जारी है। जब से लॉकडाउन फर्स्ट की शुरुआत हुई थी, श्रमिक लगातार ये कह रहे थे कि उनको घर जाना है, लेकिन उस बीच सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आलम यह है कि जब प्लान करना शुरू किया तो सरकार पर दबाव भी बना और तमाम प्रतिक्रिया, तमाम राजनीति अब इस पर होना शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बीच हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब इससे पहले स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चली थी श्रमिकों के लिए और बाकायदा आम पैसेंजर के लिए भी ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन उसमें जो लापरवाही सामने आई है उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है
और ये जून से ट्रेन चलने की बात सामने आ रही है। इसमें कितनी सावधानी बरती जाएगी, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां पर ट्रेनें रुकी थी, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें गई हैं, वहां पर जितने भी वेंडिंग मशीनें लगी हुई थी, वहां पर श्रमिकों ने छीना झपटी करी है, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। दोषी उनको भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भूखे प्यासे वो थे, लंबे समय से खाने को कुछ नहीं मिला, कोई भी अरेंजमेंट उनके लिए नहीं किया गया था, जिस वजह से घटनाएं सामने आई थी। और लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, जिस तरह से टिकटों की जो बुकिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और ये ट्रेनें अब चलेंगी, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले भी जो ट्रेनें चलाई गई थी, तमाम लापरवाही हमें उसमें देखने को मिली थी। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, और हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां स्टेशन पर ट्रेनें रुकती हैं और जो वेंडिंग मशीन है वहां पर श्रमिक टूट पड़ते हैं, जमकर लूटपाट होती है। जी सचिन, बिल्कुल जिस तरीके से ट्रेनें चलाई गई और जिस तरीके से उसमें लापरवाही बरती गई, क्योंकि ज्यादातर स्टेशन पे जहां पर श्रमिक आ रहे थे वहां सैनिटाइजर के गेट नहीं बने हुए थे। थर्मल चेकिंग राजधानी में तो हो रही थी, कई बड़े स्टेशन पर हो रही थी, लेकिन कई जगह लापरवाही भी देखने को मिली, जहां पर सिर्फ थर्मल चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति हो रही थी। इसके अलावा श्रमिक सीधे तौर पे धोखा दे रहे थे। थर्मल चेकिंग से बचने के लिए पैरासीटामोल या क्रोसिन का इस्तेमाल करते थे। ट्रेनों में कई पत्ते इनके मिले, यानी कि फीवर उनको रहता था, और उसके बाद वो थर्मल चेकिंग से बचने के लिए पैरासीटामोल या क्रोसिन खा करके फिर थर्मल चेकिंग कराते थे, जिससे उनका फीवर नोट नहीं होता था। ऐसे में वो अपने गाँव पहुंचे हैं। कल की बात हम बाराबंकी की कर लें, लगभग 95 श्रमिक वहां पर पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, और अब जैसे कि ये नीति थी, इसमें बदलाव करना होगा और सीधे तौर पे जो लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कराना ही होगा, तभी कोरोना पे लगाम संभव है। अन्यथा जिस तरीके की निगरानी समितियां बनाई गई हैं वो भी लापरवाह है, वो सीधे तौर पे ध्यान नहीं दे रही। श्रमिक यहाँ से सीधे अपने घर जा रहे हैं और घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और धोखा देते हैं। वो थर्मल जांच से बचते हैं, लेकिन अगर घर जा रहे हैं तो उनका ठीक से क्वारंटाइन होना चाहिए और निगरानी समिति नजर रखे इस पर, तभी जाकर के कोरोना पे लगाम लग सकती है, वरना इसी तरह आंकड़े बढ़ते रहेंगे। जी है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब जो फ्लाइट्स हैं वो भी उड़ान भरेंगी, लेकिन डिसीजन जो लिए जाते हैं एकदम से उनमें चेंजेस भी आ जाते हैं। हमने देखा है कि इससे पहले जो स्पेशल ट्रेनें चली थी, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, वो तो बदस्तूर चलती रही, लेकिन जो आम पैसेंजर के लिए ट्रेनें चलाई गई थी और एकदम से दूसरे दिन खबर सामने आती है कि ट्रेनें नहीं चलेंगी क्योंकि इसमें जो केसेस है वो संख्या में इजाफा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी बिना सोचे समझे ऐलान तो कर दिया और लोगों को आगे परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि लोगों को अवेयर नहीं किया जाता, एकदम से डिसीजन चेंज हो जाता है। देखिए सचिन, लॉकडाउन फर्स्ट में ही फ्लाइट चलने की बात हुई थी। सीधे तौर पे एयर इंडिया ने घोषणा कर दी थी, कई फ्लाइट्स की घोषणा हो गई थी, लेकिन बाद में डिसीजन वापस लिया गया। लॉकडाउन 3 में ट्रेन चलने की बात हुई, लेकिन बाद में डिसीजन वापस लिया गया। लॉकडाउन 4 में ट्रेन के टिकट तक बुक हुए और एट लास्ट टिकट का पैसा वापस किया गया। लेकिन अब लॉकडाउन 4 हो चुका है और ज्यादा दिन तक किसी भी चीज को बंद नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली रही हैं और इसके अलावा लोगों की डिमांड है, क्योंकि बिजनेस पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है और अब लोगों को वापस अपने काम पर जाना ही होगा। जो जहां फंसा है उसे वहां से निकलना ही होगा। ऐसे में रेलवे को भी कुछ परमिशन के साथ, कुछ हिदायत के साथ 200 ट्रेनें चलाने की उम्मीद है कि रेलवे चलाएगा। हालांकि डिक्लेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐन वक्त पर रेलवे एक दिन पहले ही साफ मना कर देता है या उसी दिन साफ मना कर देता है और टिकट के पैसे लौटा दिए जाते हैं। लेकिन अब की बार पूरी उम्मीद है कि ट्रेनें चलेंगी और इसके साथ 9 राज्यों के बीच में जो अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू होनी है उसमें उत्तर प्रदेश भी है। हालांकि अभी उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में उस पर विचार विमर्श होने के साथ ही बसों की भी सुविधाएं चलने की। लेकिन ऑनलाइन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब ट्रेनें चली थी तो भारी तादाद में मजदूर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। उनको सिर्फ यह पता था कि आज से ट्रेनें चल रही हैं, उनको यह नहीं पता था कि ऑनलाइन टिकट उनको बुक करवाना होगा, जब टिकट कंफर्म होगा तभी वो सफर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मजदूर भी थे जिनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अब इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया है या फिर वाकई ये डिसीजन लिया गया है, लेकिन बहुत से मजदूर अभी भी इस गलतफहमी में हैं कि उन्होंने ऑनलाइन जो टिकट है वो बुक तो नहीं करवाया, ना उनका टिकट कंफर्म हुआ है और वो चाहते हैं कि वो ट्रेन से सफर करें, अपने घर पहुंच सके। देखिए 200 ट्रेनें जो नहीं चलाई जा रही हैं उसके लिए हालांकि अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन जैसा कि हम पिछले बार से देखते आ रहे हैं, अभी उन्हीं को परमिशन दी जा रही है जो ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं। ऐसे में श्रमिक वर्ग जो काफी कम जानकारी रखता है ऑनलाइन टिकटिंग कराने के लिए, उसको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुविधा रेलवे की तरफ से दी जा सकती है। अब टिकट काउंटर को लेकर के हालांकि अभी कोई फैसला नहीं आया, लेकिन जैसा कि लॉकडाउन 4 में घोषणा हुई, लोग स्टेशन पर आ गए, उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं कराई थी और उनको स्टेशन पर आकर पता चलता है कि यहाँ पर टिकट भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं रेलवे थोड़ी सी रियायत दे सकता है, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो केवल ऑनलाइन टिकट जो बुक कराएगा उसी को परमिशन होगी, जिसके कंफर्म टिकट होंगे उसी को परमिशन होगी। इसके साथ इसके अलावा किसी को परमिशन नहीं होगी। हाँ, जो वेटिंग में होंगे उनको भी परमिशन होगी, लेकिन अभी टिकट बिक्री होगी स्टेशन से या नहीं, ये अभी रेलवे की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है। हालांकि विचार विमर्श चल रहा है और हो सकता है कि 1 या 2 काउंटर ऐसे खोले जाएं जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं टिकटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जी चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। पंजाब के अमृतसर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है और यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिग बॉस फेम शहनाज गिल के पिता पर केस दर्ज किया गया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहनाज गिल के पिता पर दुष्कर्म का यह मामला दर्ज हुआ है। यह वही शहनाज गिल है जो बिग बॉस में नजर आई थी। पिस्तौल की नोक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। जालंधर की महिला ने यह मामला दर्ज करवाया है शहनाज गिल के पिता पर और फिलहाल यह बहुत ही गंभीर मामला सामने आ रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शहनाज गिल जो कि एक जाना माना चेहरा है, बिग बॉस में नजर आई थी। शहनाज गिल और इन्हीं के पिता पर यह केस दर्ज किया गया है। जो खबरें सामने आ रही हैं, दुष्कर्म का यह मामला है पूरा और फिलहाल एक महिला ने यह केस दर्ज करवाया है। खबर यह भी है कि पिस्तौल की नोक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। तो जालंधर की महिला ने यह मामला दर्ज करवाया। फिलहाल यह जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर है। अमित, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, शहनाज गिल जिनको सब जानते हैं, बिग बॉस में वो आई थी, अब उनके पिता पर यह संगीन आरोप लगे हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अमित, आपको मेरी बात मिल पा रही है? जी 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 अमित, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, शहनाज गिल जो एक जाना माना चेहरा है, उनके पिता पर यह संगीन आरोप लगे हैं। जी बिल्कुल। शहनाज गिल जो कि बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर चुकी है और पंजाब की कैटरीना कैफ मानी जाती थी, उनके पिता पे संगीन आरोप लगाए गए हैं। जलंधर की एक महिला द्वारा बलात्कार का आरोप लगाया गया है कि पिस्तौल के बल पर शहनाज गिल के पिता ने उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि 14 मई की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन उसने शिकायत जो है वो कल पुलिस को दर्ज करवाई है और आज पुलिस ने इस मामले में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन शहनाज गिल के पिता जो कि सुखी के नाम से, सुखी प्रधान के नाम से भी जाने जाते हैं, अभी तक फरार बताए जा रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है और इस मामले में महिला का, जो पीड़ित महिला है, उसका मेडिकल भी करवा लिया गया है। जी अमित, लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगे हैं, संगीन आरोप की पिस्तौल की नोक पर यह दुष्कर्म का आरोप लगा है शहनाज गिल के पिता पर, क्या इससे पहले भी इस महिला की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी या इससे पहले भी कोई ऐसा रिकॉर्ड उनका रहा है कि किस महिला की तरफ से कोई आरोप लगाए गए हैं? जी बिल्कुल। इस महिला जो सामने आ रहा है कि ये महिला शहनाज गिल के पिता जो कि सुखी प्रधान के नाम से जाने जाते हैं, उनको पहले से जानती थी, क्योंकि इनके साथ में इनका एक दोस्त रहता था जो महिला का उसके साथ संबंध थे और वो काफी देर से नाराज चला आ रहा था। महिला उसी को मनाने के लिए जलंधर से अमृतसर इनके ब्यास में पहुंची थी, लेकिन इसके महिला के दोस्त ने जब उसको सुखी प्रधान से मिलाया तो उसने एक सुनसान जगह पे ले जाके उस महिला के साथ पिस्तौल के बल पर बलात्कार किया, जो कि महिला द्वारा अपने यहाँ पे शिकायत पुलिस में दर्ज की गई है, उसमें यही आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जब से ये मामला दर्ज हुआ है, शहनाज गिल के पिता वहां से फरार हो गए और घर में उनके ताला लगा है। अभी तक पुलिस उनकी गिरफ्त तक नहीं पहुंच पाई है और इस मामले में महिला का मेडिकल भी करवा लिया गया है और इस मामले की बारीकी से जांच की जा रही है कि आखिर इसमें कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन इस मामले में शहनाज गिल के पिता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जी ठीक है, चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जाना माना चेहरा है शहनाज गिल, बिग बॉस में नजर आई थी और जमकर इन्होंने अब कंट्रोवर्सी भी की थी, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, इनके पिता पर यह संगीन आरोप लगा है। एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है और जिस तरह से अमित अभी बता रहे थे कि फरार वो चल रहे हैं शहनाज गिल के पिता और पुलिस को उनकी तलाश है। फिलहाल उनके घर में ताला लगा हुआ है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। और चलिए बात हम लॉकडाउन को लेकर कर रहे हैं, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। एक कॉलर है हमारे साथ, राजेश प्रजापति हैं फोन लाइन पर। राजेश जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। सभी राज्य सरकारों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो अपने पुलिस कर्मचारियों को आदेश दे कि वो सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों पर लाठी चार्ज ना करे। जी जी, उन्हें से लाठी से मारा जा रहा है। एक मानवता का परिचय दे जी और उनकी मदद करे, उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए, ठीक है, ना कि उनपे लाठी चार्ज करके उनको घायल व्यवस्था किया जाता है। बहुत से ऐसे देखे गए हैं जिनको लाठी मार मार कर, एक महिला रो रही थी, आज सुबह चैनलों पे देखा गया कि वो उसको लाठी मारी पैर पे, उससे वैसे ही नहीं चला जा रहा था और भी उसके पैर पे लाठी मारी। तो मेरा राज्य सरकार से, मंत्रियों से निवेदन है कि वो अपने पुलिस को आदेश दे कि इन मजदूरों पर लाठी चार्ज ना करे। जी,
लेकिन राजेश जी, जिस तरह से अब जो ट्रेनें चलने की बात सामने आ रही है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है, पहले भी ट्रेनें चली हैं और एकदम से डिसीजन लिया जाता है कि ट्रेनें अब नहीं चलेंगी क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ी हैं ट्रेन के अंदर। जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन अभी मेरे को जैसा देखने में आया, भी कल परसों भी इधर गाजीपुर का समाचार देख रहा था कि लोगों को कह दिया जाता है कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ खड़े हो जाओ, बस आएगी, ये आएगी, और नहीं आती है तो लोगों का डिसीजन तो अपना भी होगा, क्योंकि सरकार की नाकामियां है थोड़ा सा। सरकार को चाहिए कि पहले व्यवस्था करे, फिर इनको पब्लिक को बुलाया जाए। जी, लेकिन राजेश जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राज्य सरकारों को यह नहीं पता है कि उनके राज्य से कितने मजदूर बाहर काम कर रहे हैं। किसी के पास कोई एक्चुअल आंकड़े नहीं है, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, जिस वजह से अब बॉर्डर्स पर मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं। उनको आगे किस तरीके से पहुंचाना है, क्या उनका प्रबंध करना है, कोई जानकारी नहीं है और इसी वजह से आपाधापी मची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, आपाधापी मची हुई है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये भी है जी, जैसे लोग आज अब चल रहे हैं पैदल, जो चल रहे हैं पहले से निकल चुके हैं, उनको प्लीज रास्ते में ना रोककर उनको लाठीचार्ज ना कराया जाए, उनको मारा ना जाए, उनको एक मानवता का परिचय देते हुए उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। अगर वो पैदल जा रहे हैं तो पैदल जाने दें उनको, ठीक है, लेकिन उन पर लाठी ना बरसाएं। जी, चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मजदूरों को लेकर जो सियासत है फिलहाल वो जारी है। अब बसों की अगर हम बात करें, बसों को लेकर जो राजनीति हुई वो पूरे देश ने तस्वीरों को देखा कि जैसे कैसे करके अगर बसें सड़कों पर उतरी तो उनको आगे चलने की परमिशन तक नहीं दी गई और आम मजदूर इसमें पछतावा नजर आया। अब ट्रेनें जो चलेंगी उसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग को लेकर अभी भी बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर से भी आपको अपडेट करवा देते हैं। पंजाब के गुरदासपुर से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर शिक्षकों का जमकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शराब फैक्ट्री में निगरानी के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई है और फिलहाल यह जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षकों ने नाराजगी जताई है और इसी को लेकर यह प्रदर्शन शिक्षकों की तरफ से किया जा रहा है। तो पंजाब के गुरदासपुर में यह प्रदर्शन हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर तमाम शिक्षक जुटे हुए हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ यह प्रदर्शन शराब फैक्ट्री में निगरानी के लिए यह ड्यूटी इनकी लगाई गई है और शिक्षक जो हैं वो बेहद नाराज हैं, जिस वजह से यह प्रदर्शन किया जा रहा है और भारी तादाद में शिक्षक वहां पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, हाथ में बड़े बड़े होर्डिंग लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें साफ साफ ये जमकर नारेबाजी हो रही है। शिक्षकों ने नाराजगी जताई है, जिस वजह से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर, जिनके कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये शिक्षक बताए जा रहे हैं, हाथों में तख्ती लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल इस वक्त लॉकडाउन है और लॉकडाउन में भारी तादाद में यह प्रदर्शन होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए पंजाब के गुरदासपुर से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवतार सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। अवतार सिंह, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल तमाम शिक्षक हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं कि गुरदासपुर डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर की तरफ से एक आदेश जारी किए गए थे कि जो अध्यापक हैं वो जो शराब के जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें काम करेंगे, वहां पर जो बोतलों की गिनती होती है वहां पर वो करेंगे। लेकिन इसको लेकर जो अध्यापक थे उनको में काफी रोष पाया जा रहा है कि एक वो शिक्षकों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो लेकिन उनकी जो ड्यूटी फैक्ट्रियों में निगरानी करेंगे, शराब की निगरानी करेंगे, जिसको लेके वो कमिश्नर गुरदासपुर से मांग किया कि इन जो आदेश जारी किए गए इनको रद्द किया जाए। जी, लेकिन अवतार सिंह, जिस तरह से वो शिक्षक हैं और शराब की फैक्ट्री में उनको काउंटिंग करने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है, नाराज वो चल रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में जो ये प्रदर्शन हो रहा है ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा या फिर ये प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो अध्यापक हैं वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत मांग कर रहे हैं कि जो उनकी ड्यूटियां हैं वो रद्द की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते लगातार वो अपनी सेवा निभा रहे हैं। वो अनाज मंडियों में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जगह जगह पर फ्रंट लाइन पर आके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो शराब के ठेकों पर, शराब की फैक्ट्रियों में ड्यूटी नहीं करेंगे। तो ये काफी जो प्रदर्शन वहाँ उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनको अभी डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर से वो मीटिंग भी कर रहे हैं। मीटिंग में हो सकता है कि जो मामला जो आदेश दिए गए हैं वे रद्द हो सकते हैं। जी, लेकिन अवतार सिंह, अपने आप में ये कई सवाल खड़ी करती हैं तस्वीरें। जो शिक्षक हैं उनको शराब की फैक्ट्री के बाहर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और शराब की फैक्ट्री में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। एक तरफ शराब की होम डिलीवरी की बात सामने आती है, स्कूलों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं वो अब प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
यही हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार की मंशा क्या है, प्रशासन क्या कह रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए, बच्चों को पढ़ाई कराई जाए, लेकिन अगर बच्चों की जो अध्यापक हैं उनकी ड्यूटी जो ठेकों में लगा जाएगी, शराब के फैक्ट्री में लगा दी जाएगी, तो ऑनलाइन ड्यूटी पढ़ाएगा कौन बच्चों को? तो बच्चों की किसी ना कहीं ना तरफ जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन ये बड़ा अपने आप सोचने वाला फैसला है कि जो सरकार ने जो फैसला दिया है, जो प्रशासन ने जो फैसला दिया है, ये फैसला कैसे दिया जाए। जी चलिए अवतार सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं। कॉलर हैं इस वक्त मोहम्मद अकरम खान फोन लाइन पर रामपुर से। मोहम्मद अकरम खान, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आपका कोई भी सुझाव कोई भी राय हो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और साथ ही आपसे ये भी अपील है कि जब भी आप कॉल करें तो प्लीज़ अपने टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी और आवाज़ डिले होने के कारण हमें आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप नंबर डायल करते हैं आप फोन टीवी की वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, या फिर आप डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करके रखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तभी आपकी आवाज़, आपका सुझाव हम तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पाएगा। तो ये तस्वीरें आप देखिए अब ट्रेनों के चलने के बाद सामने आ रही है। इससे पहले हमने वो भी देखा कि जब बसों को लेकर राजनीति जमकर हो रही थी, लेकिन अब जो मजदूर हैं उस पर सियासत जारी है। तमाम जो पार्टियां हैं वो जमकर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। हमने वो अस्तर भी देखा है कि सोशल मीडिया पर शब्दों की मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। जो एक ट्वीट सामने आया था कांग्रेस नेता का, पंकज पुनिया का, उन्होंने शब्दों को तार तार कर दिया। हालांकि उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया गया है। कॉलर हैं मोहम्मद अकरम खान है इस वक्त फोन लाइन पर। मोहम्मद अकरम खान, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, नमस्कार। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मेरी राय ये है कि आज क्या है कि गाइडलाइन चालू हो जाएगी 10 बजे के टाइम से फोन पे IRCTC की, तो वो तो एप्लीकेशन काम ही नहीं कर रही, हैंग बता रही। लेकिन मोहम्मद अकरम, इससे पहले भी हमने देखा है जब एकदम से डिसीजन लिया गया था कि एक दिन पहले आपको टिकट बुक करना है और सर्वर बिल्कुल डाउन हो गया था, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि हम बसें चला रही हैं, ट्रेन चला रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है? आप सर बताइए कितनी बड़ी परेशानी है। पहले टिकट कराया, पहले कैंसिल हो गया, उसके बाद टिकट कराया, वो कैंसिल हो गया, आप टिकट कराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लखनऊ जाना है, तो हम परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद अकरम, लेकिन ऑनलाइन की अगर हम बात करें, बहुत से आपको नॉलेज है तो आप ये टिकट अपना कंफर्म करवा रहे हैं। हालांकि दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ रहा है क्योंकि सर्वर डाउन है। इतना बर्डन अगर एक साथ पड़ेगा तो दिक्कतें आएंगी। लेकिन बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनको इस बारे में कोई नॉलेज तक नहीं है कि कैसे ऑनलाइन टिकट बुक करवाना है, कैसे उनका टिकट कंफर्म होगा, और वो बहुत दूर के रहने वाले हैं। अरे सर, बड़ी परेशानी में है हम लोग, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट हो तो हम लोग लखनऊ पहुंच जाएं। लेकिन मोहम्मद अकरम, उसमें हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा दिए होंगे। जो ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है, हेल्पलाइन नंबर उसमें दिए गए होंगे नीचे। क्या आपने उसमें नंबरों पर ट्राई किया है? स्थानीय प्रशासन से कोई मदद ली है? कुछ नहीं सर, टू टू की आवाज आती है, नंबर काम ही नहीं कर रहा है सर, कोई नंबर काम नहीं कर रहा। ठीक है, हो सकता है शायद सर्वर डाउन हो, लेकिन जिस तरह से बुकिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो सकता है, क्योंकि अब बहुत भारी तादाद में ऐसे मजदूर हैं चलने की बात सामने आई थी, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आलम यह था कि सर्वर पूरी तरह से डाउन हो चुका था और जो 4 बजे प्रक्रिया शुरू होनी थी टिकट बुकिंग की, वो 6 बजे शुरू हुई। सरकार को इस बारे में भी गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है इन मजदूरों के, प्रवासियों की, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि कामकाज चालू हो चुका है, लोग अपने काम के लिए निकल सकते हैं सावधानियों के साथ। दूसरी तरफ अगर ये दिक्कतें लोगों के सामने आएंगी तो किस तरह से इसका समाधान होगा, यह सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और राजनीतिक एक्सपर्ट हैं रजा रिजवी हैं फोन लाइन पर। रजा रिजवी जी, स्वागत है आपका सर ANB न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद सर, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आने वाले वक्त में ट्रेनें भी चलेंगी, लेकिन तमाम तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर पूरी तरह से डाउन हो चुका है, कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा है। ये कैसा मजाक किया जा रहा है मजदूरों के साथ? देखिए सचिन जी, एक तो ये समझना होगा कि अभी हमें लगता है देश में बहुत अच्छे तरीके से श्रमिक की और मजदूरों की जनसंख्या की तादाद हम लोगों के पास नहीं है जी। और हमें लगता है जिस तरीके से महाराष्ट्र में और गुजरात में, हरियाणा में और दिल्ली में जो हमारे श्रमिक भाई मजदूर भाई हैं, अगर हमें लगता है खाली महाराष्ट्र के ही श्रमिक भाई को जिस तरीके से पहुंचाया जा रहा है जी 300 ट्रेनें और बसें, तो उस तरीके से लगभग 3 महीना तो लग जाएगा इन लोगों को घर पहुंचाने के लिए।
और ये मजदूरों की लाइन कम होने वाली नहीं है। बिल्कुल रजा रिजवी जी, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अभी किसी भी सरकार के पास कोई उनके पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है कि उनके राज्य से कितने मजदूर बाहर काम करते हैं और कितने वहां से प्लान कर चुके हैं। दिक्कतें तो यही हैं और इसी वजह से आपादापी मची हुई है। सरकारों को इस पर सोचना पड़ेगा कि हमारे राज्य से कितने मजदूर बाहर जा रहे हैं, उनका एनरोलमेंट करना पड़ेगा कि हमारे राज्य से बिहार से कितने लोग गए, गुजरात से कितने गए, मध्य प्रदेश से कितने गए वहाँ के निवासी, और उसका एक आंकड़ा रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब लॉकडाउन 4 के बाद जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्रियां चलना शुरू हुई हैं, कहीं कहीं बिजनेस चलना शुरू है, तो जाहिर सी बात है अभी कई रिपोर्टें ये आई हैं 2-3 दिन की, साहब फैक्ट्री तो मैंने खोल दिया, लेकिन हमारे पास वो संख्या मजदूरों की नहीं है कि जिस तरीके से हम अपना काम कर सकें। तो अब ये चाहिए कि जो मजदूर हैं उनको वहीं रुकना चाहिए। हमें लगता है ये जो मजदूर आप भारी संख्या में देख रहे हैं, ये ईद का त्योहार है, हमें लगता है ईद के त्योहार मनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। हमें लगता है ईद के त्योहार नहीं, लेकिन रजा रिजवी जी आप कह रहे हैं कि मजदूरों को वहीं रोकना चाहिए क्योंकि कामकाज शुरू हो चुका है। आपको नहीं लगता कि अगर मजदूरों के बारे में पहले से सरकार सोचती, लॉकडाउन की डेट आप बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं लेकिन ये आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि जिन मजदूरों को लेकर आप बार बार कह रहे हैं कि आप रुक जाइए, उनके घर में राशन नहीं पहुंच रहा है, आप कह रहे हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ, किस तरीके से होगा? एक कमरे में 6-6, 7-7 मजदूर एक साथ रह रहे हैं, राशन खाने के लिए खत्म हो चुका है, अब कैसे इंसान सरवाइव करेगा? देखिए ऐसा है कि हमें लगता है ये महामारी, वैश्विक महामारी, ये पहली बार हमारे देश में इस तरीके से आई इस सरकार के नेतृत्व में। और मेरा ख्याल है कि मैं 62 ईयर्स का हूँ, मुझे तो लगता है कि हमारे जानकारी में वो प्लेग पहले चलता था, प्लेग चला, पूरा गांव जो है प्लेग में हो गया, खत्म हो गया, चेचक चली तो चेचक में जो है टीका लगना शुरू हो गया। लेकिन ये जो है ये मैं देख रहा हूँ वैश्विक महामारी, ये पहली बार ऐसा है। तो हमें लगता है कि सरकारों को इस बात का पूरा अंदाजा नहीं हो पाया कि कैसे क्या होना चाहिए। तो इस पर ठीक है भाई, तैयारी, जब कोई चीज पड़ती रहती है तो उसकी फाइलें रहती हैं, वो फाइल निकाल ली जाती है, उस फाइल पे स्टडी होती है। लेकिन रजा रिजवी जी, जिस तरह से महामारी को लेकर ये बात सामने आ रही है, हालांकि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ भारत ही सफर नहीं कर रहा है, तमाम जितने भी देश हैं वो इस वक्त इस महामारी से जूझ रहे हैं। लेकिन यह है कि जब लॉकडाउन फर्स्ट की मैं बात करूं, उसके बाद से ही लगातार मजदूर ये सवाल उठा रहे थे कि वो घर जाना चाहते हैं और सरकार भी कंफ्यूज थी, उनको यह नहीं पता था कि आने वाले वक्त में कब तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो क्यों मजदूरों के बारे में, श्रमिकों के बारे में सरकार ने नहीं सोचा? और अब ट्रेनें चलाने की बात सामने आ रही है। इससे पहले आपको भी याद होगा जब ट्रेनें चली थी, एकदम से फिर डिसीजन लिया जाता है कि नहीं, मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ट्रेनें कल से नहीं चलेंगी, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए ये सही है कि जो 21 तारीख को घोषणा हुई थी और 1 डे का हुआ था, उसके बाद जो फिर लॉकडाउन के लिए प्रॉपर कहा गया, उससे पहले अगर इस पर होमवर्क ठीक तरीके से हो जाता तो जी आप समझिए कि इस पर होमवर्क ठीक से हो जाता तो मजदूरों को एक समय दे दिया जाता कि भाई ऐसा है कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो काम करने की इच्छा है, वहाँ रहना है, तो उनके मालिक उस तरीके से उनकी मदद करें या उनको 2 महीने की तनख्वाह दें, सरकार भी कुछ मदद करेगी और वहीं रुक जाए। और जो घर जाना चाहते हैं 5 दिन और 7 दिन का समय, धीमे धीमे अपने घर निकल जाइए, जिस साधन से भी जाना चाहें आप, ट्रक से, बस से, जिससे भी जाना चाहें चले जाएं। तो हमें लगता है कि उससे ये होता है कि जो सही जाने वाले लोग थे वो करीब करीब निकल जाते हैं और सरकार पे बहुत बड़ा भार नहीं आता। और जाहिर सी बात है कि अब जब ये लग गया लॉकडाउन, जब हो गया, अनाउंस हो गया, और उसके बाद जो ये मरकज वाला मामला आ गया और मरकज का मामला अनाउंस हो गया, और जाहिर सी बात है ये हो कि सभी जाएंगे तो फैलेगा, और ये निकला वो निकला, और हमारे चैनलों ने उसको अच्छे तरीके से दिखाया भी। तो हमें लगता है कि और मजदूर उस समय डर गए कि हम निकले कि ना निकले। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहाँ हो रहा है। इससे पहले अगर जो ट्रेनें चल रही हैं, जो जून से चलेंगी, उसमें लगता है आपको कि अभी भी सोच समझकर सरकार काम कर रही है? क्योंकि जो पहले ट्रेनें चली उसमें शुरुआत में कहा गया कि जो लिमिटेड हैं वही अब सफर कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि इतनी भारी तादाद में सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, 1 इंच का भी फासला नहीं था लोगों के बीच में। और जहां जहां स्टेशन पर ट्रेनें रुकती हैं, जब खाने को कुछ भी नहीं था मजदूरों के पास, जितनी भी वेंडिंग मशीनें थी उस पर वो टूट पड़े, जमकर लूटपाट हुई है। देखिए सचिन जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेटा तो इंग्लैंड से पढ़ के आया, वो कह रहा था पापा हम लोग जो है एटीएम की लाइन में जो लगते थे उसमें भी जो आज यहाँ बताया जा रहा है कि 2 गज सोशल डिस्टेंस, वहाँ हम लोग इतनी सोशल डिस्टेंस रखते थे एटीएम की लाइन में। यानी कहने का मकसद है कि बहुत से कंट्रियों में सोशल डिस्टेंस वो ऑटोमेटिक बना के रखते थे, उनको शुरू से सिखाया गया। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस की कोई मतलब कभी परिभाषा नहीं रही, न कभी हम लोग को सिखाया गया, न कभी बताया गया भैया दूरी बना के रखो, भैया दूरी बना के रखो।
दूसरा, हम तो अब मुस्लिम कल्चर से आते हैं। मैं आपको बताऊं, नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं कांधे से कांधा मिला के पढ़ते हैं, उसमें कोई अब ये है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे। जाहिर सी बात है कि जब नमाज पढ़ेंगे या कोई धार्मिक काम होगा, जब खुलेगा, तो उसमें हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाएंगे। अब क्योंकि अब सोशल डिस्टेंस, और जो नहीं बनाएगा वो खतरा मोल लेगा। बिल्कुल। सोशल डिस्टेंस का भी हम लोगों में नहीं था, हाथ धोने का बहुत रवैया नहीं था। बहुत से लोग तो खाना बिना हाथ धोए भी खाते थे और कहते थे आप बहुत सवाब का काम है, बड़ा पुण्य का काम है, हम हाथ ही नहीं धोते हैं। कोई कहता था मुंह नहीं धोते हैं, शेर मुंह धोता है। तो ये सब चीजें हमारे हिंदुस्तान में चलन थी, लेकिन अब धीमे धीमे सिखाया जा रहा है कि साहब हाथ भी धोइए। देखिए, मास्क तो लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत आसान कर दिया मास्क के लिए कि साहब आप गमछा लपेट लीजिए। तो हम देख रहे हैं लोग गमछा लपेट ले रहे हैं, लोग रुमाल लपेट ले रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन सवाल ये है रजा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजनीति अब इस पर जमकर हो रही है। पहले बसों की बात सामने आती है, कांग्रेस कहती है कि हमें परमिशन दीजिए बसें चलाने की। जब बसें सड़क पर उतरती हैं, कुछ बसें कांग्रेस ने जो उतारी उनको अब आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उसमें दिक्कतें आई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक मजदूर सॉफ्ट टारगेट बन चुका है, जिसमें अब सभी लोग, तमाम पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, राजनीतिक रोटी अब तो पॉलिटिक्स करेंगे ही, उनका काम है पॉलिटिक्स करना। 24 घंटा जो राजनीतिक लोग हैं उनके दिमाग में यही बात ही रहती है कि हमें राजनीतिक जो है वो चक्र चलना है, हमें अपनी बात रखनी है। अब आप बताइए कि आगरा के अंदर, वैसे आप खुद मंथन कीजिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आगरा के अंदर ला करके आपने राजस्थान सरकार की गाड़ियां खड़ी कर दी। अरे आपको लाना था। देखिए, मजदूर आ जा रहे किसी तरीके से, इसमें कोई राजनीति नहीं आना चाहिए, लेकिन आप इसको जयपुर से जहां से लेकर के आते, आप ला करके उन मजदूरों को बॉर्डर पे खड़ा करते कि साहब देखिए राजस्थान से इतने मजदूर आ गए हैं, इतने श्रमिक आ गए हैं और हमारे बस में 40 हैं, 30 हैं रखे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार इनको एंट्री नहीं दे रही है, तो एक बहुत बड़ी बात होती कि साहब बताइए सरकार जो है वो मजदूरों को अंदर नहीं जाने दे रही है, उत्तर प्रदेश के मजदूर है वो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल रजा जी, ये तो शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि तालमेल का अभाव कहीं ना कहीं शुरुआत से देखने को मिल रहा है। तमाम राज्य ऐसे हैं जो बाहर की गाड़ियों को अपने स्टेट में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, हालांकि उनको ये भी पता है कि इस गाड़ियों में हमारे ही राज्य के जो मजदूर हैं वो बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपस की एक खिंचातान है, उसके बीच में आम इंसान, गरीब तबके के जो लोग हैं वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो उनको वापस जाने के लिए अब कोई रास्ता बचा है, ना वो आगे बढ़ सकते हैं। जहां पर रोक दिया वो शॉर्टकट रास्ता अगर निकाल रहे हैं तो पुलिस उन पर अब लाठियां मार रही है। अब वो जाए तो जाए कहां? अब देखिए, जो बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां तो हाईवे पे चल रही हैं, क्योंकि वो अगर उनका जो है आरटीओ से वो बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो जाहिर सी बात है वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिटनेस का पैसा जमा करते हैं, तब जमा होती है, तब उनको रोड पे चलने का मौका मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पर्सनल गाड़ियां जिनके पास अपनी थी, उनको 2-2 आदमी, 3-3 आदमी बैठ के उनको जाने देते, या अब जैसे एक गाड़ी के साथ खाली एक लोग बैठेंगे, फिर कहा गया एक गाड़ी जिसके पास है ड्राइवर के साथ 2 बैठेंगे। इसका सही तरीका था कि उनका एक अपना टेस्ट होता प्रॉपर, कहीं जैसे जा रहे हैं भाई टेस्ट लाओ, देखते हैं भाई तुम्हारा कितना हाथ है, गर्मी है कि ठंडा है तुम्हारा बॉडी। उसके बाद 5-5 सवारी बैठा के इसको तेजी से निकालते, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ही कबूल और मकबूल जनसंख्या है, कम जनसंख्या नहीं है। और हमारे जो लेबर क्लास के लोग हैं उनकी बहुत अच्छी संख्या है। और मैं फिर आपके जो है वो एनबीए चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से बड़े विनम्रता से, कि अब जो हो रहा है वो हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर वाला चाहेगा ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वही अगर जो है बीमारी देता है तो वही इलाज को ठीक भी करेगा, ठीक होंगे लोग, हम लोग आश्वस्त। लेकिन रजा जी, जिस तरह से शुरुआत से ये भी कहा जा रहा है कि जो गैर बीजेपी राज्य हैं वहां पर जितने भी अधिकार थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा, चाहकर भी राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर पा रही थी, और इस वजह से भी यह आंकड़ा बढ़ा है। आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही थी, सब कुछ, सारे अधिकार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे, इस वजह से भी यह आंकड़ा बढ़ा है। ये तमाम राज्यों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए संजय जी, सचिन जी, मैं आंकड़े के बारे में साफ कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये आंकड़े मान लीजिए आज के दिन 1000 बढ़ा, तो 1000 आप नाम पता दीजिए, कहीं तो ये मरीज इनरोल हुआ होगा, लोगों का इनरोलमेंट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में हुआ होगा, उनका नाम, उनके बाप का नाम, उनके एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर दीजिए, तब लगेगा कि सही कितने मरीज हैं। आप बताइए, हर प्रेस को रिलीज कीजिए, प्रेस रिलीज आते हैं, सूचना अधिकारी हैं, पूरा डिपार्टमेंट है, तो एक रिलीज कीजिए कि साहब आज जो है वो लखनऊ से
फला फला डिपार्टमेंट के लोग, फला फला हॉस्पिटल में ये कोरोना के, ये राम प्रसाद, बाप का नाम गुरदयाल, इसका पता जो है गोमती नगर, फलाना फलाना, इनका मोबाइल नंबर ये भी आना चाहिए। इससे सही चीज पता चलती, ऑटोमेटिक हम भी जान जाते। अरे भाई मौलवीगंज के अंदर देखो ये फलाना जो है वो अब्दुल्ला खान जो मिले हैं, तो अब किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम खुद जान जाते हैं कि भाई फलाना एरिया में कोरोना का ये आदमी ये पॉजिटिव मिला, ये नेगेटिव मिला। जी तो जी चलिए रजा रिजवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। महेंद्र त्रिपाठी जी, अब मजदूरों को लेकर जो सियासत है वो लगातार जारी है। पंकज पुनिया का जो ट्वीट सामने आया उसके बाद से तो और ज्यादा इस पर सियासत हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों को लेकर ना तो सरकार ने शुरुआत में गंभीरता दिखाई, ना अब नजर आ रही है कुछ ऐसी तस्वीरें। और अब आपको क्या लगता है कि जो ट्रेनें चलने की बात सामने आ रही है, कितनी राहत मिलेगी? देखिए, जो इस समय वर्तमान स्थिति है कोरोना को लेकर के, हर एक आदमी डरा हुआ है, चाहे वो मजदूर हो चाहे आम आदमी हो। लेकिन कहीं न कहीं जो सहायता की बातें की जा रही हैं उसमें भी अब राजनीति होने लगी है, और राजनीति के चक्कर उन मजदूरों का बुरा हाल हो रहा है जिनको अपने घर पर गंतव्य स्थानों पे पहुंचना है। तो ये जो नई राजनीति कोरोना में हो चुकी है, ये बहुत ही खतरनाक, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है, क्योंकि यहाँ आपस में राजनेता लड़ रहे हैं। कोई अपनी सहायता की बात करता है, कोई कहता है कि जो है गाड़ियों के नंबर गलत हैं। गाड़ियों के नंबर जो गलत हैं वो एक अलग बात है, जो सही हैं उनसे पहुंचाने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही, ये बात समझ में नहीं आती है। अब FIR भी हो गई, नेतागणों को जो है जेल की सलाखों में भेजा जा रहा है, लेकिन वो मजदूरों का क्या, जो इस महामारी में और फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, उनको तो कहीं बोलिए कि जो बसें सड़कों पर उतरी हैं उनको चलाने में क्या दिक्कत थी? वो बसें तो चल सकती थी, हालांकि जिनके कागजात पूरे नहीं थे, जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, वो तो सड़कों पे उतरेंगी नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत से ही नाम सब कुछ गलत था। लेकिन जो बसें सड़कों पे थी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? कहीं क्रेडिट ना ले ले कांग्रेस, हाथ से ना निकल जाए? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही है कि इसके पीछे राजनीति है, और कहीं न कहीं अब ये जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये जंग छिड़ गई है, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस की नजर है और वो चाहता है कि कोरोना के बहाने वहां पे अपना वर्चस्व भी दिखाए। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस साजिश को नाकाम करने के लिए भी वो लग चुके हैं पूरी तरीके से। इसी वजह से शायद ये FIR भी लखनऊ हजरतगंज थाने में कराई गई है। लेकिन जो महामारी है उसमें जो मजदूर हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, इस पे नहीं राजनीति होनी चाहिए। मजदूरों को जो है गंतव्य स्थानों पर। त्रिपाठी जी, एक तरफ अगर ये कहा जाता है कि संकट की घड़ी में कोई राजनीति ना करे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और तमाम सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सहयोग कीजिए, लेकिन जब विपक्ष पार्टियां सहयोग कर रही हैं, बसों को चलाने की परमिशन मांगी गई तो उस पर भी राजनीति हो रही है, बसों को नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है। यानी कि साफ समझ में आता है मंशा किसी की नहीं है कि मजदूरों को फायदा पहुंचे, मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जा सके, सिर्फ इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही हैं, क्योंकि जो चीजें सरकार की तरफ से अब घोषणाएं की जा रही हैं कि जो है अब ट्रेन भी चलेंगी और 200 ट्रेन चलेंगी, जून से चलेंगी, और हवाई जहाज भी चलेंगे। तो जो चीजें अब कही जा रही वो आज भी चलाई जा सकती है। कोई जो है दूसरे राजनीति को मौका नहीं देना चाहिए। आप केंद्र में भी हैं और प्रदेश में भी हैं, तो आपके पास पूरी ताकत है, तो आप अपनी ताकत का सदुपयोग करें, ना कि राजनीति करें। लेकिन अब कहीं न कहीं इसमें राजनीति होने लगी है, जिससे इन मजदूरों का ही संकट और बढ़ गया है। बिल्कुल महेंद्र त्रिपाठी जी, लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है और तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं, जब उन्होंने घर जाने की बात कही तो सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। आलम यह है कि अब मजबूरी से भले ये बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, ये एक बर्डन भी है सरकार के ऊपर, लेकिन जो तालमेल का अभाव रहा है तमाम राज्यों में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, वो भी कहीं ना कहीं एक वजह बना है जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है अपने ही देश में 1 लाख से ऊपर पार कर चुका है। शुरुआत में 1500 था, देखते देखते बढ़ता ही जा रहा है, और अभी मुझे लगता है कि जुलाई तक तो जो है और भी संख्या इसमें 10 लाख तक पहुंच जाएगी अगर इसी तरीके से रहेगा। लेकिन वो मजदूर जो अपने अपने घरों में जाने के लिए बेचैन है, परेशान है, कहीं न कहीं उनके साथ ये विश्वासघात हो रहा है उन सरकारों के साथ जिस पे वो विश्वास करते हैं। लेकिन सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही, लेकिन जो बीच में अभी राजनीति शुरू हो गई है, इस पे विराम लगना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अपना सक्षम व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत
वो पूरी हिदायतें सरकार मजदूरों को दे, जिससे मजदूर अपने घर पे पहुंचे और अपने घर पे पहुंच करके इस महामारी से बचाव करें। वैसे सरकार तमाम गाइडलाइनें जारी कर रही है। सुझाव ऑनलाइन दिए जा रहे बुकिंग की हैं। बात पहले भी हुई थी कि ऑनलाइन टिकट अगर आपका कंफर्म है तभी आप ट्रेन से सफर कर सकते हैं, और हमने देखा जिस दिन ट्रेनें चलनी थी भारी तादाद में ऐसे मजदूर स्टेशन पर नजर आए जिनको ऑनलाइन की कोई जानकारी नहीं थी, जिनका कोई टिकट कंफर्म नहीं था, हालांकि उनको वापस वहां से भेजना पड़ा। लेकिन इस बार फिर से ऑनलाइन की प्रक्रिया है। उन मजदूरों के बारे में लगता है आपको कि सरकार ने सोचा होगा जिनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या स्थानीय प्रशासन उनकी मदद करेगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कैसे आगे उसको पहुंचाना है। दिक्कतें उनके सामने हैं, उन मजदूरों के सामने। देखिए, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो अनपढ़ हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं है, उनको किसी न किसी सहायता लेनी है, पर कहीं न कहीं इसमें जालसाजों का भी गिरोह जो है एक नेटवर्क बन के काम दिख रहा है, क्योंकि कहीं उनको मैसेज करता है, कहीं उनको पैसे लेके वो गायब कर देते हैं, उनको जो है कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। तो कई तरीके से इस समय मजदूर शिकार हो रहे हैं, वो महामारी का भी, ठगी का भी और सरकार का भी। अब तो जो है विपक्ष भी इस पे अपनी राजनीति कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये कुल मिला के मजदूरों के साथ ही सारा अन्याय हो रहा है। लेकिन अब कहीं न कहीं सरकार को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मजदूर ही देश के असली मतदाता हैं और उन्हीं मतदाता से सरकार बनती है। सरकार को इन मतदाताओं पर पहले ध्यान देना होगा, जिससे कि ये अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाएं और अपने सरकार को भी वो आशीर्वाद दें। ठीक है, चलिए महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत मिली है। शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 59,000 टीचर्स की भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ होता नजर आ रहा है। जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने इस याचिका को खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है, 69,000 टीचर्स की भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ होता नजर आ रहा है। जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने इस याचिका को खारिज किया है। जो खबरें फिलहाल सामने आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिलती भी यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों की जो याचिका थी अब उसको खारिज कर दिया गया है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, और 69,000 टीचर्स ये बताए जा रहे हैं जिनकी भर्ती का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने इस याचिका को खारिज किया है। एक बड़ी राहत योगी सरकार को मिलती हुई नजर आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है योगी सरकार को शिक्षा मित्रों की याचिका को लेकर, फिलहाल जो खबर है कि खारिज कर दिया गया है। 69,000 टीचर्स ये बताए जा रहे हैं जिनकी भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने इस याचिका को खारिज किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को राहत मिलती भी नजर आ रही है। और खबर यही है, जो शिक्षा मित्रों को लेकर जो ये मामला चल रहा था, 69,000 टीचर्स ये बताए जा रहे हैं, जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। एक बड़ी राहत योगी सरकार को मिलती भी नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिलहाल जो याचिका थी शिक्षा मित्रों की, उसको खारिज कर दिया गया है। लगभग 69,000 टीचर्स ये बताए जा रहे हैं जिनकी भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। एक राहत है योगी सरकार के लिए, यूपी सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट से लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा था। फिलहाल अब जो खबर सामने आ रही है, राहत भरी खबर है योगी सरकार के लिए। 69,000 टीचर्स का जो भर्ती का रास्ता था वो साफ हो चुका है। जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक राहत भरी खबर है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। 69,000 टीचर्स की भर्ती का रास्ता ये साफ हुआ है। जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने याचिका जो है वो खारिज की है। और लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था शिक्षा मित्रों का। और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, यूपी सरकार को राहत मिलती भी नजर आ रही है। 69,000 टीचर्स से बताया जा रहा है जिनकी भर्ती का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। और खबरें यही हैं कि जो याचिका लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है योगी सरकार को राहत देते हुए। लगभग 69,000 ये टीचर्स बताए जा रहे हैं जिनकी भर्ती का रास्ता अब क्लियर होता नजर आ रहा है। जस्टिस विनीत शरण की बेंच ने इस याचिका को खारिज किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। शायद लगता है डिस्कनेक्ट वो हो चुके हैं। आगे जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। तो बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है यूपी सरकार को। और राहत यही है कि शिक्षा मित्रों की याचिका को खारिज कर दिया गया है।
तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।